तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे। पुलिस एडी मिलर के घर पे जबरदस्ती घुस जाती है। एडी घबरा जाता है और कहता है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, आप किसी के घर में नहीं आ सकते। तो ऑफिसर लोग इन्हें सर्च वारंट दिखाकर कहते हैं हम सही घर में आए हैं, आपका बेटा जिमी कहाँ है। अब लोग आगे बढ़कर खुद ही जिमी के रूम में चले जाते हैं और जिमी से कहते हैं जिमी सुबह के 6:15 बजे हम तुम्हें मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। वो जिमी से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नोकीली चीज या हथियार है तो वो तुम हमारे हवाले कर दो। जिमी बेड से उठ जाता है, उसकी पैंट इस टाइम गीली थी, इसीलिए लोग ने कहा क्या मैं तुम्हारे डैड को बुलाऊं। उसके डैड जिमी की पैंट चेंज करवाते हैं, जबकि पुलिस वाले अब पूरे घर की तोड़फोड़ करते हुए वहां से सबूत इकट्ठे करने लग जाते हैं। ऑफिसर मिशा मिलर फैमिली को बताती है कि हमने आपके बेटे को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इधर जिमी पुलिस की गाड़ी में डैड डैड चिल्लाता रह गया। अब पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सार्जेंट से मिलवाया जाता है। ऑफिसर लोग सार्जेंट को बताते हैं कि इसे हमने मर्डर के इल्जाम में पकड़ा है और ये सिर्फ 13 साल का है। अब वो सार्जेंट जिमी से बात करते हैं और कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि तुमने मर्डर किया है या नहीं, मैं बस कुछ सवाल करूंगा जिसका तुमने सही जवाब देना है। क्या तुम्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हारे पास कोई लॉयर है या हम स्टेशन से प्रोवाइड करें? जिमी यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में पूछने के लिए अपने डैड को बुलवा लेता है। सार्जेंट बताते हैं कि जिमी तुम्हारे लिए एक डिटेंशन अप्रूव हुई है जिसके तहत पुलिस वाले तुम्हारे से केस की इंटेरोगेशन कर सकते हैं। जिमी को अब एक सेल में कैद कर दिया जाता है, जबकि ऑफिसर लोग एडी को यह भी बताते हैं कि जिमी चाहता है आप उसके सपोर्टिंग अडल्ट बने, यानी इंटेरोगेशन के दौरान और अंडर टेस्टिंग के दौरान आप उसके साथ रहे। इसके बाद एक डॉक्टर जिमी के पास आती है और उससे कुछ सवाल करती है, जैसा कि उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि गिरफ्तार होने का क्या मतलब है। जिमी आंसर करता है हाँ, इनको लगता है कि मैंने एक मर्डर किया है। वो अगले सवाल करती है तुम्हें लॉयर की जरूरत क्यों पड़ सकती है? तो जिमी बताता है ताकि मैं प्रेशर में आकर कोई गलत जवाब न दूं। इस तरह के सवाल करके वो जिमी की मेंटल कंडीशन का अंदाजा लगा रही थी और बाहर जाकर वो ऑफिसर को बताती है कि बच्चा मेंटली बिल्कुल स्टेबल है। उसके चले जाने के बाद जिमी अपने डैड से कहता है डैड मैंने कुछ नहीं किया, क्या आपको तो मेरे पे बिलीव है ना? उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं जिमी मुझे तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा है। उसके बाद ऑफिसर लोग एक लॉयर अरेंज करके लाते हैं जो पहले जिमी के डैड और फैमिली से मिलते हैं और फिर ऑफिसर से जिमी की केस के बारे में डिटेल्स लेना शुरू करते हैं। जिमी के प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछते हैं कि जैसा कि जिमी को उन्होंने टॉर्चर तो नहीं किया, जिमी को खाना दिया या नहीं। इसके बाद जिमी को बुलाया जाता है, उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं, जिमी अपने लॉयर से मिलता है और उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है जिसमें उसका डीएनए चेक किया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आकर जिमी से उसके फोन का पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन जिमी का लॉयर ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जिमी को उसके सारे कपड़े उतारने को कहते हैं। ये सुनकर एडी यानी जिमी के डैड गुस्से में आ गए, तो लॉयर ने समझाया कि ये प्रोटोकॉल है, हम पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए मना नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग अब मुंह उधर कर लेते हैं, जबकि जिमी के डैड के सामने ही पुलिस वाले जिमी के कपड़े उतार कर उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं, क्या उस पे किसी किस्म के टॉर्चर या खरोच वगैरह के निशान तो नहीं। अपने बेटे के इस तरह के फिजिकल ट्रायल से एडी बिल्कुल टूट चुका था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ये वाले कपड़े भी अपने साथ ले गए थे और जिमी को पहनने के लिए दूसरे कपड़े दे दिए गए थे। इसके बाद लॉयर जिमी को बताते हैं कि उन्हें पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान सब कुछ हैंडल कैसे करना है। वो कहता है कि तुमने मोस्टली सवालों में नो कमेंट कहना है, लेकिन हर सवाल में भी तुम ऐसा नहीं कह सकते वरना तुम फंस जाओगे। जिन सवालों के जवाब आसान हो वो तुम दे सकते हो, लेकिन जो सवाल तुम्हारे केस के मुतालिक हो उन पे नो कमेंट कह देना। इस टाइम पे मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ होंगे तुम्हें डिफेंड करने के लिए, तुम पे कोई भी प्रेशर नहीं बनाएगा। इंटेरोगेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहला सवाल उससे किया जाता है कल रात तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जिमी नो कमेंट कह देता है। ऑफिसर लोग बताते हैं कि हमने तुम्हारी स्कूल से रिपोर्ट भी मंगवाई, तुम्हारी एजुकेशनल प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर काफी दिनों से बुरा है, क्या मुझे बता सकते हो क्यों? वो जवाब देता है पता नहीं। अब ऑफिसर लोग उससे उसके दोस्तों के नाम पूछते हैं, लेकिन जिमी कहता है नो कमेंट। ऑफिसर कहते हैं तुम हमें बता सकते हो, उनको इससे कोई मसला नहीं होगा, पर जिमी जवाब देता है जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब ऑफिसर्स उसके सामने कुछ अडल्ट कंटेंट की पिक्चर्स रखते हैं जो उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे थी और उस पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स पे आए थे। ऑफिसर्स पूछते हैं जिमी ये सब क्या है, क्या तुम्हें इस तरह की लड़कियों को देखकर अट्रैक्शन फील होती है? जिमी हाँ में जवाब देता है। तो ऑफिसर दूसरा सवाल करते हैं कि तुम्हें ऐसी ही कोई दोस्त चाहिए? जिस पर जिमी जवाब देता है नहीं, ये सब मुझसे काफी बड़ी हैं। इसके बाद जिमी को उसके इंस्टाग्राम हैंडल से मिली उसके दोस्तों की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और इस टाइम जिमी इनके नाम भी बता देता है। लोग पूछता है कि तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? तो जिमी कह देता है कि हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं और गेम्स खेलते हैं।
ऑफिसर पूछते हैं कल रात पे क्या तुम उन्हीं के साथ खेल रहे थे? जिमी नो कमेंट कह देता है। फिर जिमी को बताया जाता है कि किस तरह पुलिस को उसके ऊपर मर्डर का शक हुआ था। कल रात मर्डर साइट पे उसके कपड़े तो नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ पर उसके महंगे जूते मिल गए थे जिन पे अभी भी खून के निशान थे। जिमी ने अपने कपड़ों को तो जला दिया था, लेकिन वो अपने महंगे जूतों को ना जला पाया, जिससे उसे काफी अटैचमेंट थी और वही जूते उसे फंसा गए। खैर ये लोग दोबारा पॉइंट पे आते हैं। ऑफिसर मिशा उससे पूछते हैं क्या तुम केटी नाम की किसी लड़की को जानते हो? वो कह देता है हाँ, और खुद ही से एक सवाल कर देता है कि क्या इसका मर्डर हुआ है? और ऑफिसर लोग फौरन उसकी बात पकड़ लेते हैं, यानी तुम जानते हो कि रात क्या हुआ है। जिमी ने ये एक कमेंट किया था और अपने ही खिलाफ कर लिया था। अब एडी से पूछा जाता है कि कल रात आप कहाँ थे? तो एडी बताता है कि मैं पूरी रात ड्यूटी पे था और सुबह जब लौटा तो आप लोग फौरन आ गए। अब जिमी से डायरेक्ट सवाल होता है क्या तुमने केटी को मारा है? तो जिमी कहता है मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा होगा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब जिमी को बताया जाता है कि केटी को 7 मर्तबा एक नाइफ से स्टैब करके मारा गया है। क्या सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? अब जिमी को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी। इसमें साफ नजर आ रहा था कि जिमी उस लड़की का पीछा कर रहा है। वो पूछते हैं कि तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन जिमी इनकार कर देता है कि मैं नहीं हूँ। तब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज खोलकर दिखाई जाती है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह पहले उस लड़की ने जिमी को धक्का दिया, जिमी को गुस्सा आया और फिर उसने उस लड़की को पकड़कर स्टैब कर करके मार डाला। ये सब देखकर जिमी रोने लग गया और एडी हैरान रह गया ये देखकर कि उसका बेटा इतना घिनौना काम भी कर सकता है। ऑफिसर ल्यूक उससे कहते हैं देखो जिमी, सब कुछ साफ है, हमारे पास सबूत पक्के हैं कि तुमने ही उस लड़की का मर्डर किया है। क्या तुम उस लड़की की मॉम से माफी मांगना चाहोगे? जिमी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और ये इंटरोगेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। कमरे में एडी और जिमी ही रह गए थे। जिमी अपने डैड से कहता है मैंने ये नहीं किया डैड, लेकिन एडी सब कुछ देख चुका था। फिर भी उसने जिमी को गले लगा लिया और ये कहा कि ये सब तुमने क्या कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर लियो अब स्कूल में आ जाते हैं इंटरोगेशन के लिए। उससे पहले वो अपने बेटे को मैसेज करते हैं क्योंकि उनका बेटा भी सेम ही स्कूल में पढ़ता था। यहाँ पर सबसे पहले वो केटी के दोस्त से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन केटी की दोस्त उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और उनको किसी भी बात का ठीक जवाब नहीं देती। थोड़ी देर में यहाँ पर असेंबली का टाइम हो जाता है। केटी की एक दोस्त जिमी के दोस्त को पकड़कर पीटने लग जाती है और कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरी दोस्त को मारा है, तुम बहुत बुरे हो। उनकी ये लड़ाई आकर टीचर्स रुकवाते हैं और जिस लड़के को मार पड़ी थी एक लड़का उसी को आकर बुली कर जाता है कि लड़की से मार खा ली तुमने, और इस तरह सारे ही उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। ऑफिसर ल्यूक को यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर काफी अजीब फील होता है। अब ल्यूक इस लड़के से जिसका नाम राइन है इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे बता देता है कि मैं तुमसे मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तब ल्यूक जिमी के बारे में क्वेश्चन करता है कि कल जिमी का मूड कैसा था। वो बताता है कि नॉर्मल ही था। अब सेकंड सवाल उससे किया जाता है क्या तुम उस वेपन के बारे में जानते हो जिससे जिमी ने वो मर्डर किया। ये सवाल सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और यहाँ से जाने लगा। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर ऑफिसर ल्यूक और मिशा समझ गए कि कुछ तो है जो राइन छुपा रहा है। इसके बाद ऑफिसर ल्यूक का बेटा उससे मिलने के लिए आता है और उससे अकेले में बात करने की डिमांड करता है। इसका नाम एडम था और एडम ऑफिसर ल्यूक से कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इस केस में। वो ऑफिसर ल्यूक को जिमी का इंस्टाग्राम चेक करवाता है, जहाँ ऑफिसर देखते हैं कि केटी जिमी को बुली कर रही थी। वो उसे इंसल्ट कर रही थी, गाली दे रही थी, एक तरह का चैलेंज दे रही थी कि उसके साथ कभी कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, उसकी शादी नहीं होगी। जिसने भी केटी का कमेंट लाइक किया था वो सभी केटी का साथ दे रहे थे, यानी ये सब लोग मिलकर जिमी को बुली कर रहे थे। एडम ऑफिसर ल्यूक से कहता है मैं आपको ऐसे बहुत से कमेंट दिखा सकता हूँ, आपको इस चीज को भी नोटिस में लेना चाहिए। ऑफिसर ल्यूक पूछते हैं क्या तुम्हें भी यहाँ के लोग ऐसे ही बुली करते हैं, लेकिन एडम बताता है नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर ल्यूक ऑफिसर मिशा के पास आकर कहते हैं इंस्टाग्राम को लेकर हमने जितने अंदाजे लगाए थे वो सब गलत थे। यहाँ पर जिमी नहीं गलत बल्कि केटी गलत है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बुली किया करती थी। ये चीज प्रिंसिपल भी सुनती है और इस बात का काफी अफसोस करती है। अभी तक फिलहाल ये लोग स्कूल में आने के मकसद को पूरा नहीं कर पाए थे। ये लोग अभी तक नहीं जान पाए थे कि जिमी को उसका वेपन कहाँ से मिला और उसने केटी का मर्डर आखिर किया क्यों। ऑफिसर ल्यूक को लगा कि जरूर रायन को जानता है, इसीलिए वो फौरन रायन को पकड़ने के लिए उसकी क्लास में आ जाते हैं और रायन उनसे पहले ही क्लास से निकलकर बैक डोर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर ल्यूक के हाथों पकड़ा जाता है। वो पहले रायन से ये सवाल करते हैं कि केटी जिमी को इंसल्ट क्यों बोल रही थी। रायन कहता है ये बात आप उसके दूसरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हैं।
ऑफिसर ने कहा कि वो सब तुम्हारे जैसे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। देखो मामले को समझो, एक लड़की मर चुकी है। मुझे बताओ क्या वो वेपन तुमने उसे दिलवाया था? ऑफिसर जब उस पे जोर डालते हैं तो वो बता ही देता है कि असल में वो वेपन मेरा था। इसी वजह से ऑफिसर रायन को भी अरेस्ट कर लेते हैं ताकि बाकी इन्वेस्टिगेशन उससे पुलिस स्टेशन में जाकर हो। क्या पता ये भी जिमी के साथ मिला हुआ हो। यहाँ हम देखते हैं कि एडी जो अपने बेटी की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, वो केटी की मर्डर साइट पे आकर वहाँ केटी के लिए बुके रखकर उसकी सोल के लिए प्रे करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आई थी जिमी की मेंटल हालत का पता चलाने। वो जिमी को अपने साथ लाया हुआ सैंडविच भी देती है और उससे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। काफी देर ऐसे गुजर जाने के बाद जिमी उससे पूछता है आप पॉइंट पे क्यों नहीं आ रही? जिमी उससे कहता है कि मुझे आपके नोट्स देखने हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में लिखती क्या हैं। साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दिखा सकती, ये सिर्फ जज के लिए है ताकि वो तुम्हारी मेंटल कंडीशन का अंदाजा लगा सके। तंग आकर जिमी गुस्से में आ जाता है। वो इनसे कहता है आप लोग एक ही बार मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देते, इस तरह बार बार मुझे क्यों तंग करते हैं? तो साइकियाट्रिस्ट ने बताया तुम्हारे लिए अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए सिक्योर है। वो अब भड़क कर उठ खड़ा हुआ और बोला ये जगह सिक्योर लगती है? ये एक टॉर्चर सेंटर है, मुझे हर मिनट यहाँ पे किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जिमी ने और जुनून में आकर वहाँ से अपना कप पी गिरा दिया। इतना शोर सुनकर बाहर से एक गार्ड आता है ये देखने के लिए कि यहाँ सब कुछ कंट्रोल है भी कि नहीं। साइकियाट्रिस्ट फिलहाल के लिए झूठ बोल देती है कि यहाँ सब ठीक है। फिर वो बाहर जाती है, थोड़ा रिलैक्स करती है और गार्ड्स के जरिए इसी टाइम की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जब जिमी ने ओवर रिएक्ट किया था। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसे समझना चाह रही थी। इसके बाद वो गुस्से में कमरे में आई और उसने जिमी से कहा मैं यहाँ पे तुम्हारा कन्फेशन लेने नहीं आई, मुझे बस तुम्हें समझना है, ठीक है? अब जो आप सवाल करेंगी मैं उनका ठीक ठीक जवाब दूंगा। वो सबसे पहले जिमी से सवाल करते हैं कि आपके डैड का आपकी मॉम के साथ कैसा बिहेवियर है। वो कहता है कि सबसे मेरे डैड का कोई ताल्लुक नहीं। अब साइकियाट्रिस्ट उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है? जिस पर वो भड़क सा जाता है और कहता है लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो मेरे करीब आना भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। साइकियाट्रिस्ट जवाब में कहती है ओ तो फिर तुम्हें कैसा फील होता है? उसकी ये बात जिमी को बुरी लग जाती है और जिमी कहता है आपको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए थी कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम प्यारे हो। क्या आप नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकती? आपको पता भी है कि बदसूरत होना कैसा होता है? जिमी कहता है दूसरा साइकियाट्रिस्ट आपसे बेहतर था, कम से कम वो मेरा पॉइंट समझ आता था। तब साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि जज को 2 लोगों की ओपिनियन चाहिए। ये बात सुनते ही जिमी अग्रेसिव होकर उठ खड़ा हुआ और दोबारा से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और जिमी को कंट्रोल करने को कहता है। ये देखकर बड़े ही उसीले अंदाज में साइकियाट्रिस्ट से कहता है ये क्या बात हुई? क्या आप कोई महारानी है जो आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे आपसे आराम से बात करने को है? वो गुस्से में अब इधर उधर टहलने लगा, जबकि अब ये साइकियाट्रिस्ट भी उससे बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि कहीं ये उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। गुस्सा ठंडा होते ही जिमी वहाँ पर बैठ गया। साइकियाट्रिस्ट अपना सेशन दोबारा शुरू करती है और जिमी से कहती है कि पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम तीनों दोस्तों को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, बच्चे तुम तीनों को ही बुली करते थे, विंडोज से तुम्हारे ऊपर थूक भी फेंकते थे और तुम्हें मारा भी जाता था। क्या ये बात सच है? जिमी कहता है हाँ सच है। वो अब जिमी से पूछते हैं तुमने बहुत सारी मॉडल्स को अपनी इंस्टा पर पोस्ट किया है, क्या तुम्हें वो अच्छी लगती हैं? और तुमने अपनी भी तो एक पिक्चर पोस्ट की है, क्या ये सोचकर पोस्ट की है कि लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी? तो जिमी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो अब साइकियाट्रिस्ट उसके पास उसी की इंस्टा हैंडल के कुछ कमेंट्स लेकर आई जिनमें केटी के भी कमेंट्स थे। इस कमेंट में केटी जिमी को बुली कर रही थी और उसे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था, यानी बहुत से लोग केटी का साथ दे रहे थे। साइकियाट्रिस्ट ने पूछा क्या ये उसने सिर्फ तुम्हारे ही साथ किया था या किसी और के भी साथ? जिमी ने कहा सिर्फ मेरे ही साथ किया था क्योंकि मैं बदसूरत दिखता हूँ। फिर साइकियाट्रिस्ट ने सवाल किया तो इस सब के जवाब में तुमने क्या उसे कहा? जिमी ने कहा मैं जानता हूँ आप ये सवाल मुझसे इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपने केटी की मर्डर वाली वीडियो देखी है, लेकिन आप मुझसे इस तरह चीजें नहीं उगलवा सकती। वहाँ पर बस एक लड़का नजर आ रहा है, आपको क्या श्योरिटी है कि वो मैं ही हूँ? वो वीडियो नकली भी तो हो सकती है, मैंने उसे नहीं मारा, हालांकि मुझे मारना चाहिए था। मैंने उसे बाहर ले जाने की बात की लेकिन उसने मुझे बुली करना शुरू कर दिया। मैं चाहता तो उस रात कुछ भी कर सकता था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। सारी बातें सुनने के बाद वो साइकियाट्रिस्ट सिर्फ जिमी को इतनी ही सलाह देकर जाती है कि जिमी इसके बाद तुम्हें कोई भी मेंटल हेल्थ सर्विस मिले तुम उसे जरूर ज्वाइन करना। जाने से पहले वो साइकियाट्रिस्ट से पूछता है आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं आपको कैसा लगता हूँ, मैं आपको पसंद हूँ ना, बताएं मुझे। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आप ये सारी बातें किसी और को बताएंगी? बिल्कुल मत बताना। वो अब एग्रेसिव हो चुका था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे खींचकर उसके रूम तक ले जाने लगे और जाते जाते उसने चीख कर कहा कि मेरे डैड को बता दीजिएगा मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। जाने के बाद साइकियाट्रिस्ट सोचती है कितना अजीब लड़का है ये,
इसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि इसने एक लड़की का मर्डर किया है। खैर अब सीन कट होता है और कहानी में लगभग 13 माह का वक्त गुजर चुका है। हमें जिमी की फैमिली को दिखाया जाता है जो अभी तक जिमी के किए के दुख से बाहर नहीं निकले। आज एडी का बर्थडे भी था लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एडी को बहुत सी बर्थडे विशेस भी आई थी जिसमें उसका डैड का ग्रीटिंग कार्ड था और उसमें उन्होंने 5 पाउंड भी रखे हुए थे और साथ ही उसे जिमी का भी एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसमें उसने अपने डैड का स्केच बनाया था। इतने में ही यहाँ पर एडी की बेटी आकर उससे पूछती है, डैड हमारी कार पे किसी ने नॉन्स लिख दिया है। ये सुनकर एडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जब उसे मिटाने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये पेंट परमानेंट था। वो ऐसी कार के साथ अब कहीं भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो फौरन इस कार को कार सेंटर लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो साथ में अपनी बेटी और वाइफ को भी ले जाता है क्योंकि उसे लगता था कि घर पे अगर वो अकेली रहेंगी तो उनको कोई भी तंग कर सकता है। वो यहाँ अपने नेबर से भी चिल्लाते हुए पूछता है, क्या ये सब आप लोगों ने किया? लेकिन सब ना में जवाब दे रहे थे। अब यहाँ के नेबर्स भी उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। इतने में ही यहाँ से 2 साइकिल पे बच्चे गुजरते हैं जो एडी से कहते हैं, मजा आया ना नॉन्स? और एडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि ये काम इन्हीं दोनों बच्चों का था। खैर ये लोग अब जाने के लिए तैयार ही थे तो एडी ने अपनी एक नेबर से कहा, क्या आप पीछे से हमारे घर को देख सकते हैं? बल्कि आपको ये ड्यूटी याद नहीं, आप सभी नेबर्स को कह दीजिएगा, आजकल यही तो आप लोगों का काम है, हमारे घर को देखना। एडी सारा ब्लू पेंट अपनी कार के ऊपर फेंक देता है। जब वो ये काम कर ही रहा था तो बाहर उसे वो दोनों लड़के भी मिल गए जिन्होंने उसकी कार पे नॉन्स लिखा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लड़कों को पकड़ लेता है और उनसे पूछने लगता है, आखिर क्यों किया तुमने? लड़का घबरा गया और उसने कहा, सॉरी मैंने बस मजाक किया था। एडी ने कहा, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है? क्या हमारी फैमिली एक मजाक है? तुम्हारी एक हरकत ने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। वो हंसने ही वाला था लेकिन एडी ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से जरा सी भी हंसी निकली तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हें याद ना रहे। एडी जब उसे छोड़ता है तो वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और एडी उसकी साइकिल भी उठाकर उसके पीछे फेंक देता है। अब जब वो अपनी कार के पास वापस आया तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बोलने लगे थे क्योंकि पेंट करने की वजह से वो जगह काफी गंदी हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ये जगह कौन साफ करेगा? एडी उनके साथ भी बदतमीजी करता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये जगह साफ करवा लेना, और अगर जरा सा भी बोले तो तुम्हारा भी हशर अच्छा नहीं होगा। एडी का बिहेवियर ये शो कर रहा था कि किस तरह जिमी की एक गलती ने उसकी लाइफ को और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया था। अब वो छोटी छोटी बात पे हाइपर होता था। ये लोग जब कार में जाते हैं तो यहाँ इन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और जिमी एडी को विश करना चाह रहा था। एडी से कहता है, मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल की और तुम्हारा कार्ड भी मुझे पसंद आया। तुम बताओ वहाँ सब कुछ ठीक है? तुम्हारे साथ सबका बिहेवियर? जिमी बताता है, वहाँ सब कुछ ठीक है और जो खराब भी है उसकी भी टेंशन ना ले, मैं उसका अब आदी हो चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपना कन्फेशन दे ही दूँ। ये बात सुनते ही वैन में सन्नाटा छा जाता है। जिमी एक और मर्तबा बोलता है, आई एम सॉरी डैड, पर मैं अपना जुर्म अब कबूल कर लूंगा। इंटेंस माहौल को देखते हुए उसकी मॉम बात करते हुए उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लग जाती है और जिमी कहता है, मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अपने डैड से ही बात कर रहा हूँ। फिर वो अपनी मॉम और बहन से भी थोड़ी सी बात करता है और फोन कट कर देता है। सारा माहौल दुख में बदल गया था। ये आकर भी रोते रहे। अब एडी की वाइफ परेशान एडी के पास जाती है और उसे समझाती है, देखो एडी, जिमी का जुर्म कबूल करना ही हम सब के लिए बेहतर है। उसकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी और हम भी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तुम ये भी तो सोचो कि कम से कम हम ये जानते हैं कि जिमी जिंदा है। वो लड़की जिसे जिमी ने मार दिया, उसकी माँ तो कभी उससे मिल भी नहीं सकती। यहाँ ये दोनों डिस्कस करते हैं कि शायद उनकी तरबियत में ही कोई कमी रह गई होगी। इसके बाद एडी जिमी के रूम में जाता है और देखता है कि जिमी ने ये रूम खुद अपने हाथों से सजाया था, लेकिन अब वो इन चीजों में से किसी को भी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए वो फूट फूट कर रो देता है। एंड पे हमें जिमी को सजा देते हुए नहीं दिखाया जाता और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।